नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है। तालिबान के कब्जा होने के बाद अफगानी आवाम में बेचैनी देखी जा रही है। कईयों ने तो देश छोड़ दिया और कई लोग आज भी देश छोड़ना चाहते हैं। आपने काबुल एयरपोर्ट पर अफगानी आवाम की भीड़ का सैलाब भी देखा, जो किसी भी तरह वहां से निकलना चाहते हैं। एक तरफ तालिबान का कहना है कि वो 90 के दशक का तालिबान नहीं है, अब बदल चुका है और अफगानी आवाम से ये अपील कर रहा है कि वो देश छोड़कर ना जाएं। लेकिन फिर भी लोग अफगानिस्तान को छोड़ देना चाहते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि लोग अपने ही मुल्क को क्यों छोड़कर जाना चाहते हैं, उन्हें तालिबानियों पर भरोसा क्यों नहीं है। ये सब समझने के लिए आपको इतिहास के पन्नों को पलटते हुए 90 के दशक में जाना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम आपको तालिबान के उस 5 साल के कार्यकाल के बारे में बताएंगे जो इतिहास में सबसे क्रूर शासन के तौर पर जाना जाता है। 16 मई 1996 को नरसिम्हा राव के भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर इस्तीफा देने के 4 महीने और 9 दिनों बाद यानी 25 सितंबर 1996 को काबुल पर तालिबान का कब्जा हो गया। सत्ता में आने के 2 दिनों के भीतर तालिबान ने भारत के करीबी नजीबुल्लाह के सिर में गोली मार उनके शव को एक क्रेन से लटका दिया। काबुल का पतन और नजीबुल्लाह की क्रूर हत्या ने भारत क्या पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। किंग्स कॉलेज लंदन में रक्षा अध्ययन के प्रोफेसर अविनाश पालीवाल अपनी किताब माई एनिमीज एनिमी में लिखते हैं कि इसका तत्काल असर ये हुआ कि भारत ने काबुल में अपना दूतावास बंद कर दिया। 2001 तक जब तक तालिबान सत्ता में रहे, भारत ने अपना राजदूत वहां नहीं भेजा। यही नहीं, उसने सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव नंबर 1076 का समर्थन किया, जिसमें मानवाधिकार और महिला अधिकार उल्लंघन के लिए तालिबान की आलोचना की गई थी। इसके बाद तालिबान ने महिलाओं को लेकर फरमान जारी किया। महिलाओं के प्रति तालिबान के रुख की पहली झलक नवंबर 1996 को जारी एक सरकारी आदेश से मिली, जिसने औरतों को ऊंची एड़ी की चप्पलें और जूते पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया। यही नहीं, उनके जूते से निकलने वाली आवाज़ पर भी उन्हें सजा देने का प्रावधान किया गया। उनके मेकअप करने और फैशन वाले कपड़े पहनने पर रोक लगा दी गई। महिलाओं के लिए फरमान जारी किया गया कि तुम लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलोगी। अगर तुम्हारा घर से निकलना बहुत ज़रूरी हो जाए तो तुम्हें इस्लामी शरिया कानून के अनुसार अपने आप को पूरी तरह ढक कर निकलना होगा। वहीं महिला मरीजों को सिर्फ महिला डॉक्टरों के पास ही जाना होगा। कोई भी ड्राइवर उन महिलाओं को अपनी कार में नहीं बैठाएगा जिन्होंने बुर्का नहीं पहना होगा। अगर वह ऐसा करता है तो ड्राइवर के साथ साथ महिला के पति को भी सजा दी जाएगी। इसके बाद दूसरा फरमान लंबी दाढ़ी को लेकर दिया गया। लंबी दाढ़ी न होने पर सजा। जब तालिबान पहली बार काबुल में दाखिल हुए तो धार्मिक पुलिस ने लोगों को सिर्फ इस बात पर पीटना शुरू कर दिया कि उनकी दाढ़ी की लंबाई पर्याप्त नहीं थी या औरतों ने बुर्का ढंग से नहीं पहना हुआ था। इस धार्मिक पुलिस के कामकाज करने का ढंग सऊदी अरब की धार्मिक पुलिस की तरह था। इसके बाद नंबर आया खेल का। खेलों पर प्रतिबंध। तालिबान के धार्मिक आदेश रेडियो काबुल, जिसका नाम बदलकर रेडियो शरीयत कर दिया गया था, पर प्रसारित होने तक लोगों के हर सामाजिक व्यवहार पर तालिबान ने नियंत्रण करने की कोशिश की थी। शुरू में सभी खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बाद में इसकी अनुमति तो दी गई, लेकिन दर्शकों से अपेक्षा की जाती थी कि वो खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए बार बार अल्लाह अकबर चिल्लाएं और तालियां बजाने से बचें। अगर खेल के दौरान नमाज का समय हो गया तो खेल को बीच में ही रोक दिया जाए और खिलाड़ी और दर्शक दोनों समूह में नमाज पढ़ें। इसके अलावा अफगानिस्तान में लोकप्रिय पतंगबाजी और महिलाओं के खेल में भाग लेने पर भी पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई। तालिबान के लिए इन आदेशों पर सवाल उठाना इस्लाम के प्रति सवाल उठाने के जैसा बन गया। उसके बाद स्कूलों को बंद करने का भी आदेश दिया गया। स्कूलों को किया गया बंद। संयुक्त राष्ट्रीय मानवीय सहायता कार्यालय ने अक्टूबर 1996 में
एक वक्तव्य जारी कर कहा था कि तालिबान के सत्ता संभालने के 3 महीनों के अंदर काबुल में 63 स्कूलों को बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से 11,200 अध्यापकों की नौकरी चली गई थी, जिसमें 7,800 महिलाएं थीं। दिसंबर 1998 में यूनेस्को की एक रिपोर्ट में भी कहा गया कि तालिबान के आने के कुछ ही महीनों के भीतर अफगानिस्तान की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गई। 10 में से 9 बालिकाओं और 3 में से 2 बालकों का स्कूल में दाखिला ही नहीं करवाया गया। 80 के दशक तक जब तक सोवियत सेनाएं अफगानिस्तान में रहीं, पूरी दुनिया की सहायता अफगान लोगों तक पहुंचती रही, लेकिन जैसे ही तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा हुआ, वहां विदेशी सहायता आनी बंद हो गई। बच्चों का सैनिकों के रूप में इस्तेमाल। उन दिनों काबुल के बच्चों पर यूनिसेफ की डॉक्टर लैला गुप्ता द्वारा किए गए शोध से पता चलता है कि वहां के 2/3 बच्चों ने अपनी आंखों के सामने किसी न किसी को मरते हुए देखा था। करीब 70% बच्चों ने अपने परिवार के एक न एक सदस्य को खो दिया था। उनमें से अधिकतर बच्चे फ्लैशबैक, डरावने सपनों और अकेलेपन के शिकार हो गए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के सभी सरदारों ने बालक सैनिकों का इस्तेमाल किया। उनमें से कुछ की उम्र तो 12 साल से भी कम थी। उनमें से अधिकतर बच्चे अनाथ और अनपढ़ थे और उनके पास लड़ने के अलावा कोई नौकरी नहीं थी। तोपखाने की बैटरियां और हथियार इधर से उधर ले जाना और सैन्य ठिकानों की रखवाली के लिए इन बच्चों का इस्तेमाल किया जाता था। जब 1998 में दुनिया भर में सैनिकों की न्यूनतम उम्र 15 से 18 किए जाने की मुहिम चलाई गई तो तालिबान ने उसका घोर विरोध किया। सिनेमा देखने और गाने पर प्रतिबंध। हेरात को अफगानिस्तान के सबसे आधुनिक शहरों में माना जाता है। वहाँ के संभ्रांत वर्ग की महिलाएं एक ज़माने में दूसरी भाषा के तौर पर फ्रेंच बोला करती थी। 1992 में मुजाहिदीन के शासन के दौरान तक काबुल की 40% महिलाएं नौकरी किया करती थी। उनके सिनेमा देखने, खेलने और शादियों में गाना गाने पर कोई रोक टोक नहीं थी। तालिबान के सत्ता संभालते ही इन सब गतिविधियों पर विराम लग गया। समलैंगिकता पर रोक। अफगानी महिलाओं की निजी जिंदगी पर तालिबान ने पूरी तरह कब्जा कर लिया था। वहाँ कपड़ा सिलने वाले दर्जियों को हुक्म था कि वो महिलाओं के कपड़े सिलने के लिए उनकी नाप ना लें, बल्कि अपनी महिला ग्राहकों की नाप को अपने दिमाग में याद कर लें। सारी फैशन पत्रिकाओं को नष्ट कर दिया गया। औरतों के नेल पेंट लगाने, दोस्त की तस्वीर खींचने, ताली बजाने, चाय पर किसी विदेशी को आमंत्रित करने पर सज़ा का प्रावधान दिया गया। काबुल के लोगों को पूरी दाढ़ी बढ़ाने के लिए सिर्फ 6 हफ्तों का समय दिया गया। कुछ जातीय समूहों जैसे हजारा के लोगों को इससे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनकी दाढ़ी बढ़ने का नाम ही नहीं लेती थी। तालिबान का कानून था कि किसी भी हालत में दाढ़ी एक मुट्ठी से छोटी नहीं हो सकती थी। उस ज़माने में एक मजाक प्रचलित था कि अफगानिस्तान जाने के लिए वीज़ा की नहीं बल्कि बढ़ी हुई दाढ़ी की ज़रूरत है। पेंटिंग पर सफ़ेद रंग पोता गया। तालिबान के आने से पहले अफगान लोगों में सिनेमा और टीवी देखने और संगीत सुनने का बहुत चलन था, लेकिन तालिबान ने इन सब पर प्रतिबंध लगा दिया। तालिबान के शिक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद हनीफी ने एक इंटरव्यू में कहा था, हम जानते हैं कि लोगों को थोड़े मनोरंजन की ज़रूरत होती है, इसके लिए वो पार्कों में जाकर फूलों को निहार सकते हैं। तालिबान संगीत के लिए इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि इससे दिमाग में तनाव पैदा होता है और इस्लाम की शिक्षा में रुकावट पैदा होती है। अफगानिस्तान में सदियों से शादी ब्याह के मौके पर गाने की परंपरा रही, जिसके हज़ारों लोग अपनी जीविका चलाते थे। संगीत पर प्रतिबंध लगने के बाद इनमें से अधिकतर लोग पाकिस्तान भाग गए। किसी को भी अपने घरों में तस्वीरें, फोटो और पेंटिंग लगाने की मनाही थी। अफगानिस्तान के एक मशहूर पेंटर मोहम्मद मशाल हेरात के 500 साल इतिहास पर एक विशाल मुराल बना रहे थे। तालिबान के लोगों ने उनकी आंखों के सामने ही उनके मुराल पर सफ़ेद रंग पोत दिया। राबिया बल्खी के मकबरे पर जाने पर रोक। मज़ार शरीफ में एक 10वीं सदी की कावित्री राबिया बल्खी का एक मकबरा हुआ करता था। कहा जाता है कि अपने समय की वो पहली महिला कवयित्री थीं जिन्होंने फ़ारसी में प्रेम कविताएं लिखी थीं। उनके बारे में मशहूर था कि उनके भाई ने उन्हें अपने प्रेमी के साथ पकड़ लिया था तो राबिया ने अपनी कलाई की नसें काट ली थीं। राबिया ने अपनी अंतिम कविता अपने खून से लिखी थी और उसी हालत में उनका देहांत हो गया था। सदियों से युवा अफगान लड़के और लड़कियां उनकी मज़ार पर जाकर अपने प्रेम के सफल होने की दुआएं मांगा करते थे।
जब मज़ार शरीफ पर तालिबान का कब्ज़ा हो गया तो उन्होंने लोगों के रबिया के मकबरे पर जाने पर रोक लगा दी। बामियान में बुद्ध की मूर्तियां धराशायी की गई। तालिबान की कट्टरता का सबसे बड़ा नमूना तब मिला जब उन्होंने मार्च 2001 में बामियान में बुद्ध की 2 विशालकाय मूर्तियों को नष्ट कर दिया। काबुल में तैनात संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी फिलिप कार्विन अपनी किताब में लिखते हैं, जब तालिबान के टैंक, विमान भेदी तोपें और तोपों के गोले दुनिया की सबसे ऊंची बुद्ध की मूर्तियों को नहीं ध्वस्त कर पाए तो वो कई ट्रकों में डायनामाइट भरकर लाए और उन्होंने उन मूर्तियों में ड्रिल कर दिया। तालिबान इन मूर्तियों को नष्ट करने के लिए इतना आमादा थे कि उन्होंने करीब 1 महीने तक उन्हें नष्ट करने का काम जारी रखा। तालिबान के नेता मुल्ला उमर ने 26 फरवरी 2001 को अफगानिस्तान में सभी गैर इस्लामी मूर्तियों को गिराने का आदेश दिया था। काबुल के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई मूर्तियों का भी यही हश्र हुआ। कई देशों ने, जहां बड़ी संख्या में बौद्ध रहते थे, जैसे श्रीलंका, चीन, जापान, लाओस, म्यांमार, भूटान और थाईलैंड ने तालिबान के इस कदम का विरोध किया। यहां तक कि तालिबान के समर्थक पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने भी इसका विरोध किया, लेकिन तालिबान ने किसी की नहीं सुनी। हिंदू और सिखों से भेदभाव। मई 2001 में तालिबान ने एक और विवादास्पद आदेश जारी कर वहां रहने वाले हिंदुओं और सिखों के सलवार कमीज और सफ़ेद पगड़ी पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया। अविनाश पालीवाल अपनी किताब माई एनिमीज़ एनिमी में लिखते हैं कि उनसे पहचान के लिए काली टोपी और माथे पर लाल तिलक लगाने के लिए कहा गया। हिंदू महिलाओं को आदेश दिया गया कि वह पीले कपड़े से अपने आप को पूरी तरह ढकें और सार्वजनिक स्थानों पर गले में लोहे का नेकलेस पहने। हिंदुओं से ये भी कहा गया कि वो अपने घरों पर पीले रंग का झंडा लगाएं ताकि घरों को दूर से पहचाना जा सके। कहते हैं कि जब जुल्म और ज़्यादती ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर आपका खात्मा भी निश्चित होता है। सत्ता में रहने के 5 वर्ष बाद 9/11 के बाद जब अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन की तलाश में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया, तब तालिबान को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। लेकिन एक बार फिर से 20 सालों बाद तालिबान की वापसी हुई है और तालिबान के इतिहास को देखते हुए यही वजह है कि अफगानी अवाम अपने ही मुल्क को छोड़कर भागने पर आतुर है।